जय हिंद बालकों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आपके सामने नए लेक्चर के साथ हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको डील करेंगे। ये जो बेंजीन है और जो उनके डेरिवेटिव हैं उनको फास्ट मोड में कैसे रिवाइज करें, उनका प्रिपरेशन कैसे देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखें, उनमें मौजूद नेम रिएक्शन को कैसे देखें, ये सारी बातें हम लोग बड़ी तेज़ी से इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आपका डील करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक बेंजीन के कंपाउंड को लेंगे, उनका प्रिपरेशन देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनमें मौजूद नेम रिएक्शन को देखेंगे और बड़ी ही फास्ट मोड में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरी तरीके से एक बार देखिएगा, उसके बाद जब रिवाइज करना हो तो इसी वीडियो को आप फास्ट मोड पे चला दीजिएगा। 10 से 15 मिनट में हम लोग सारे कंपाउंड क्या कर लेंगे, आपका रिकवर कर लेंगे। ठीक है। अब अगर जैसे मैं सबसे पहला कंपाउंड लूँ बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में, तो सबसे बेसिक कंपाउंड बेंजीन आता है। तो हमने यहाँ पर बेंजीन के प्रिपरेशन की बात की। सबसे पहले मैंने बेंजीन के प्रिपरेशन की बात की। तो बेंजीन को बड़े सारे बेंजीन डेरिवेटिव से भी बनाया जा सकता है, बट स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेंजीन को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था बिटुमिनस कोल का। तो उसके कंपोजिशन में जो लाइट ऑयल मिला था हमको, ध्यान दीजिएगा, जो लाइट ऑयल मिला था करीब 80 से लेकर के 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, इस लाइट ऑयल में बेंजीन था, ज़ाइलीन था। ठीक है। तो एक पार्ट इसमें बेंजीन मौजूद था। तो इसलिए लाइट ऑयल का अगर आप डिस्टिलेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन, तो इसमें से हम कुछ पार्ट बेंजीन का पा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी बेंजीन बन जाता है। कैसे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ करा दो या एथिल अल्कोहल के साथ करा दो, जो वीक एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट ध्यान रखिएगा कैसे बनता है। जब हम एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलेगा। बात अगर आगे बढ़े तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बेंजीन बनाते हैं। कुछ मत करिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए या प्रोटिक वर्कअप कर दीजिए। ये ऐसी स्थिति में भी आपको क्या मिलेगा, आपका बेंजीन मिल जाएगा। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बेंजीन बनाते हैं। कैसे? हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये सपोज करिए HCl की प्रेजेंस में वाटर हमने यूज कर लिया, तो ये डीसल्फोनेशन रिएक्शन देगा। डीसल्फोनेशन रिएक्शन, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, इप्सो सब्स्टिट्यूशन का। इप्सो सब्स्टिट्यूशन का। चलेगा। इसी तरीके से आप चाहें तो फिनॉल से भी बेंजीन बना सकते हैं। कैसे? फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर दीजिए, आपका बेंजीन बन जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मल हेक्सेन से भी बेंजीन बना सकते हैं। कैसे? प्लेटिनम की प्रेजेंस में आप इसको करीब करीब 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो कैटालिटिक रिफॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग कहते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मेशन। ये और हमको बेंजीन मिलती है करीब 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, अगर हम प्लेटिनम की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो। ये सबसे बढ़िया मेथड है, बेस्ट मेथड है एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाने का बेस्ट मेथड। हम बेंजोइक एसिड को सोडालाइन के साथ, और सोडालाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर, जो 1:3 के रेशियो में लिया जाता है, और लेकर के जब हम हीट करते हैं तो हमको बेंजीन मिलता है। मान लो मुझे टॉलुइन बनाना होता तो मैं एक बड़े कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेता। सपोज करिए टॉलुइन अगर आपको बनाना है
तो आप एक बड़े कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए और फिर इसको कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ में हीट करेंगे तो अगेन ये टॉलुइन में कन्वर्ट होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, सोडियम कार्बोनेट एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर आता है। आप एस्टिलीन से भी बेंजीन बना सकते हैं। कैसे? एस्टिलीन को हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करें ये, और करेक्ट 300 से लेकर के 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको अगर हीट किया जाए तो एस्टिलीन ट्राइमराइज होती है, और ट्राइमराइज होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा? बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास ये इतने तरीके हैं किसको प्रिपेयर करने के? बेंजीन को प्रिपेयर करने के। चलेगा, बात को आगे बढ़ाएं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब हम लोग बेंजीन की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो बेंजीन की मुख्यतः दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होंगी। एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की मुख्यतः मैटर बनाने वाले पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करेगा। बेंजीन चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, तो इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स काम करेगा। और जो वीक वैन डर वाल फोर्स होता है इसकी ये कौन सी फॉर्मेट होती है? लंडन या डिस्पर्जन फोर्स, या आप कह सकते हैं इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन इसमें काम करता है, जो बहुत ही वीक होता है। क्योंकि मोलर मास ज़्यादा है इस वजह से बेंजीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाई जाती है। बेंजीन मॉलिक्यूल की अगर तुम स्टडी करोगे तो ये पाओगे कि बेंजीन में कार्बन कार्बन सभी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में बराबर है, भले ये दिख सिंगल और डबल क्यों नहीं रहा। क्योंकि बेंजीन का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसकी हाइब्रिड से तय होती है, और हाइब्रिड में क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, सो ये दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होती है, बॉन्ड एनर्जी बराबर होती है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है, और बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 ना हो करके बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बॉन्ड लेंथ का होता है, और सभी 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है। ठीक, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है आपका, इसको अगर आप देखा जाए तो ये प्लेनर होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर अपने अंदर रखता है। तो अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में पास करोगे, फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो इसमें मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो रोटेट करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। इससे पूरा ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। इसी रिंग को हम लोग कहते हैं रिंग करंट बोलते हैं, जो कि एरोमेटाइजेशन की क्या है आपका निशानी। बेंजीन या उसके जो डेरिवेटिव होते हैं मोस्टली कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्या करना चाहते हैं? आपका बचाना चाहते हैं। इसकी डिटेल मैकेनिज्म चैप्टर में हमने आपको बताई हुई है। फिलहाल इसमें होता ये है कि पर्टिकुलर हाइड्रोजन रीजेंट से मिलने वाले इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को हटाता है और साथ में ये प्रोडक्ट क्या करता है? आपका बना देता है। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर। साथ ही साथ ये एरेनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू पूरी होती है। नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनता है, जो पहले स्टेप में अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को खोता है और अगले स्टेप में उसी एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करता है? आपका गेन करता है। फिलहाल यहाँ बेंजीन है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है? आपका लगा देना है। एक बात जरूर याद रखिएगा, बेंजीन में अगर कोई ग्रुप मौजूद है तो उस पोजीशन को हम लोग इप्सो पोजीशन कहते हैं, और उस पोजीशन को लेकर के नंबरिंग होती है आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसमें दूसरी और छठी पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, तीसरी और पांचवी को मेटा कहते हैं और चौथी को पैरा कहते हैं। जिस पर कोई ग्रुप मौजूद है उसको हम लोग इप्सो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इप्सो पोजीशन कहते हैं। पर यहाँ हम बेंजीन लेकर के चल रहे हैं, यहाँ कोई ग्रुप अभी मौजूद नहीं है, तो इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन यहाँ काम नहीं करेगा। एक बार बाई चांस अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यूज करेंगे तो याद रहे ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर मौजूद ग्रुप ये तय करेंगे कि कौन सी रिएक्शन होनी है। मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास में है और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मैंने ग्रुप लगाया। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुए तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेंगे, ESR को प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हुए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेंजीन रिंग पर क्या करेंगे? आपका प्रमोट करेंगे। चलेगा? जैसे क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ फिनॉल बनाता है, तो ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन वही क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपका ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन बनाता है, तो वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मौजूद है ऑर्थो पैरा पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ पॉपुलर रिएक्शंस को डील करते हैं। बेंजीन की कुछ पॉपुलर रिएक्शंस को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले बेंजीन को ड्यूटेरियम आयन या हैवी वाटर के साथ ट्रीट करिए, तो ये ड्यूटेरियो बेंजीन देता है। ध्यान दीजिएगा, ये ड्यूटेरियो बेंजीन देगा, साथ में H+ आयन। ये हैवी आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन होती है। एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप को क्या कर रहा है? आपका एक्सचेंज कर रहा है। नाइट्रस एसिड ले लें, कंसंट्रेटेड नाइट्रस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन ले लिया जाए लो टेम्परेचर पर। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो सल्फ्यूरिक नाइट्रस को नाइट्रिक में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो टेम्परेचर काफी लो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO+ नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये हाइड्रोजन को अगर हटाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन, और ये रिकवर्ड होता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होती तो ये ऑक्सीन में बदल जाता। चूंकि बेंजीन में कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है एक ग्रुप लगने के बाद, तो इसलिए ये ऑक्सीन में नहीं कन्वर्ट होगा और हमें नाइट्रोसोबेंजीन मिलेगी। यही अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन बेंजीन के साथ कराऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आता है। ध्यान दीजिएगा, डाईएजोबेंजीन मिलती है, डाईएजोबेंजीन मिलती है, ऐसे ये डाईएजोबेंजीन मिलती है। अगर बेंजीन का रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हीट करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, और आपने पढ़ रखा है ये रिएक्शन क्या है? गाटरमान कोच रिएक्शन। ये फॉर्मिल क्लोराइड देगा जो कि AlCl3 के द्वारा फॉर्मिल इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होता है। चलेगा? इसी तरीके से अगर बेंजीन का रिएक्शन HCN और HCl के साथ कराया जाए तो हीट करने पर हमारा अगेन बेंजल्डिहाइड बनता है। और ध्यान देने वाली बात कि इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान सिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गाटरमान सिंथेसिस कहते हैं। चलेगा? इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बेंजीन का रिएक्शन इस केमिकल स्पीसीज के साथ कराया है। बनने वाला प्रोडक्ट हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या रीजन लेकर के चले? तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी आपको अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आप यहाँ पर लुईस एसिड लीजिए, तभी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाएगा, बन पाएगा। लाइक एनहाइड्रस AlCl3 या जिंक क्लोराइड या आयरन या फेरिक क्लोराइड वगैरह। चलेगा? चलिए, इसी तरीके से हम बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। तो आपको याद होगा
कि यहाँ पर H2SO4 वाला पार्ट एसिड का है और HNO3 वाला पार्ट बेस का है। ये NCERT में भी लिखा हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनता है NO2+ और बनने वाला प्रोडक्ट होगा नाइट्रोबेंजीन। याद है नाइट्रोबेंजीन। अगला अगर हम देखें कंसंट्रेटेड H2SO4 और या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम लेते हैं तो रिएक्शन सल्फोनेशन कहलाती है, सल्फोनेशन कहलाती है और प्रोडक्ट बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये चलेगा। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड तो याद रहे ये यहाँ लुईस एसिड है और ये क्लोरीन में पोलैरिटी क्रिएट करके क्लोरीनियम इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। रिएक्शन कहलाती है क्लोरीनेशन। हैलोजिनेशन का एक पार्ट है क्लोरीनेशन और बनेगा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। हाँ, यहाँ बाई प्रोडक्ट में वाटर बनता है, यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट में वाटर बनता है, लेकिन यहाँ बाई प्रोडक्ट में HCl बनेगा। ध्यान रहेगा। यही अगर बेंजीन का रिएक्शन एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड के साथ कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl तो ध्यान दें यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। चलेगा। एसाइलोबेंजीन बनता है। अगर यहाँ मेथिल लगा लेंगे तो ये एसिटोफिनोन कहलाएगा। रिएक्शन कहलाती फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैं आपको याद दिला दूं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वही है जिसमें कि पॉली सब्स्टिट्यूशन का ड्रॉबैक नहीं होता। ये वही है जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल रीअरेंज नहीं करता। लेकिन यही अगर बेंजीन का रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पहला ड्रॉबैक पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांस था। दूसरा ड्रॉबैक इलेक्ट्रोफाइल अगर कार्बोकैटायन है और लेस स्टेबल है तो ये फ्री होता है और अपने को लेस से किस में कन्वर्ट कर लेगा, मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर लेगा बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन लाइक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल फिनाइल, जो भी शिफ्ट आप करा सकते हैं। आपको अगर याद हो तो बेंजीन को नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन बना था। क्यों नहीं नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बना? इसी वजह से क्योंकि नॉर्मल प्रोपिल कार्बोकैटायन आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन में रीअरेंज कर गया था बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का? ये बेंजीन और ये रहा हमारा एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल बेंजीन एज ए प्रोडक्ट हमको दिखाई पड़ेगा। तो आपने इस तरीके से बेंजीन की करीब करीब केमिकल प्रॉपर्टीज को डील कर लिया। एक बार रफली अगर देखें तो अगर ड्यूटेरियम आयन मौजूद है हैवी वाटर में तो ये आयन एक्सचेंज आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन होगी और ड्यूटेरियो बेंजीन बन जाएगा। नाइट्रस एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दोगे बेहद लो टेम्परेचर पे तो नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा। बेंजीन का रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के साथ कराओगे तो डाइएजोबेंजीन बनेगा। बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कराओगे बेंजल्डिहाइड बनेगा और रिएक्शन कहलाएगी गाटरमान कोच रिएक्शन। इसी तरीके से बेंजीन का रिएक्शन अगर HCN और HCl के साथ कराओगे तो ये रिएक्शन कहलाएगी गाटरमान सिंथेसिस और बनेगा बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो रिएक्शन कहलाएगी नाइट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड का और नाइट्रिक एसिड बेस का रोल प्ले करेगा और इसका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा ये। तो ये बनाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन और वाटर। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे या फ्यूमिंग H2SO4 ले लें, ओलियम ले लें तो इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 बनता है मेजर करीब करीब 90% और SO3H+ बनता है बहुत ही कम 10% के आसपास। रिएक्शन कहलाती है सल्फोनेशन और इसका प्रोडक्ट जो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर। रिएक्शन के हर स्टेप रिवर्सिबल थे। इसी तरीके से बेंजीन का रिएक्शन जब आपने क्लोरीन के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक फेरिक क्लोराइड तो रिएक्शन कहलाई क्लोरीनेशन, बना क्लोरोबेंजीन और HCl। यहीं पर अगर हम
बेंजीन का रिएक्शन एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो एसाइलोबेंजीन हमारा बनता है। रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग एल्किलाइड के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या लुईस एसिड तो बनता है एल्किल कार्बोकेटायन और प्रोडक्ट हमारा आता है एल्किल बेंजीन। रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहाँ मैंने इन दोनों बातों को भी क्लियर कर दिया था। एल्काइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांस है, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट का ड्रॉबैक है। एसाइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांस नहीं है और रीअरेंजमेंट का ड्रॉबैक नहीं है। चलेगा? बोलो कर लोगे कि नहीं? तो अगर आप बेंजीन कर लोगे तो हम लोग अगले पर आते हैं, अगले बेंजोनाइड कंपाउंड पर आते हैं, फिनॉल पर आते हैं। चलिए, अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल को कई नामों से जाना जाता है। फिनॉल को आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड, ठीक है, ये इस नाम से भी जाना जाता था पुराने टाइम में। अब अगर हम यहां पर कहें कि फिनॉल को कैसे बनाएंगे तो बड़े सारे अपने पास मेथड हैं। जैसे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें तो इसका रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करा दो और इसे फ्यूज कर दो, थोड़ा सा हीट कर दो, तब भी फिनॉल बनती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी आप फिनॉल बना सकते हो। कैसे? इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा SN1। यहाँ ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ ये इप्सो है वहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन रिंग पर, वो भी किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के साथ? फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के साथ, क्योंकि यहाँ फिनाइल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में हम फिनॉल कैसे बनाएंगे? तो इसका एसिडिफिकेशन कर दो, इसका रिएक्शन एसिडिक वाटर के साथ करा दो, ये हाइड्रोलाइज होकर के क्या दे देगा? आपका फिनॉल दे देगा। चलेगा? इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग, हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जब आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करना तो एयर जरूर होनी चाहिए, ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए, तभी ये हाइड्रोलाइज होगा और तब ये फिनॉल में चेंज होगा। चलेगा? इसी तरीके से अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड लिया जाए तो इसको डीकार्बोक्सिलेट करा दो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ 1:3 के रेशियो, यानी इसको आप हीट कर दो सोडा लाइम के साथ। तो हीट करोगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा और फिर क्या बचेगा? आपका फिनॉल। इसी तरीके से हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। कैसे? बाय डाउस प्रोसेस। आपको अगर याद दिलाएं तो डाउस प्रोसेस, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर लेंगे। और याद रहे ये कंसंट्रेटेड NaOH होता है। अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो ये टेम्परेचर और प्रेशर एलिवेटेड कंडीशन पर होंगे, बढ़े हुए कंडीशन पर होंगे। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे हम लगाते जाएंगे ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन घटती जाएगी। आपको मैंने बता रखा है कि अगर दूसरे, चौथे और छठा 2, 4, 6 अगर इन पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए तो ये NaOH के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है। चलेगा? अब ये मैंने यहाँ क्यूमीन लिया है, क्यूमीन से भी हम लोग फिनॉल बनाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? क्यूमीन को एयर के साथ पहले ऑक्सीडाइज करके क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाते हैं और जो वो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया जाता है। कराने पर बनता है फिनॉल और साथ में बनती है एसीटोन। क्या बनती है साथ में? एसीटोन बनती है। चल जाएगा? बोलो भाई।
तो इसका बाई प्रोडक्ट साथ में यहाँ पर एसीटोन के रूप में निकलेगा। तो आपने देखा हम लोगों ने फिनॉल बना लिया। कहाँ से हम लोगों ने फिनॉल बना लिया भाई? हम लोगों ने जो फिनॉल बना लिया है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड से बनाया, NaOH के साथ फ्यूज करके इप्सो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के साथ बनाया, वाटर के साथ सीधे हीट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बनाया, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराई एसिडिक मीडियम में। हम लोगों ने इस सॉल्ट से इसके डीकार्बोक्सिलेशन करा करके फिनॉल बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH 1:3 के रेशियो में लेकर के हीट किया। तो क्लोरोबेंजीन से डाउस प्रोसेस के थ्रू फिनॉल बनाया। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ट्रीट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और क्या बना? पहले फिनॉक्साइड, एसिडिक वर्कअप किया, क्या बन गया आपका? फिनॉल। तो पहले स्टेप में ये देते हैं, सेकंड स्टेप में इसमें एसिडिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि फिनॉक्साइड रिकवर्ड होता है। क्यूमीन हमने लिया, तो क्यूमीन आपकी एनसीईआरटी की भी रिएक्शन है। सबसे पहले एयर के साथ रिएक्ट करा के क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया और फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दी, तो बना फिनॉल और साथ में क्या निकल करके बाहर आया? एसीटोन। कर लोगे कि नहीं? आते हैं प्रॉपर्टीज पर फिनॉल की, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अगर हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो फिनॉल होता है इस पर मौजूद OH ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो किस इफेक्ट से बेंजीन रिंग को डोनेट करता है? -I और +R। तो चूंकि +R -I पर भारी है इसलिए ये बड़ा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है बेंजीन रिंग के लिए। साथ ही साथ ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और कहाँ पे? पैरा पे शिफ्ट करेगा, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कहलाएगा। अगर बाई चांस कभी आपको फिनॉल की एक्टिविटी बढ़ानी हो तो आप इसको बेसिक मीडियम में ले लीजिए, तो बेसिक मीडियम में यही फिनॉल फिनॉक्साइड में बदल जाता है। अब जो स्यूडो आयन होता है ये बड़ा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है, जो कि बेंजीन रिंग को +I और +R इफेक्ट से क्या करता है? आपका एक्टिवेट करता है। तो अगर कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है तो हम OH के थ्रू रिएक्शन कराते हैं, और अगर मजबूत इलेक्ट्रोफाइल है तो हम बेसिक मीडियम लेकर के उसको फिनॉक्साइड में बदल करके तब रिएक्शन करा लेते हैं और बाद में प्रोडक्ट का एसिडिफिकेशन कर देते हैं, तो दोबारा हमें फिनॉल डेरिवेटिव क्या होता है? आपका मिल जाता है। तो ये तो इसकी बात रही केमिकल वाली। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि पूरा फिनॉल में अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखोगे तो ऑर्थो, मेटा और पैरा में सबसे तगड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर होगी, तब ऑर्थो पर होगी, और सबसे पुअर किस पर होगी? मेटा पर होगी। चलेगा? और अगर किसी बेंजीन से कंपेयर कर दो, अगर मैं किसी बेंजीन से इसको कंपेयर कर दूं तो ऐसी स्थिति में मेरा ऑर्डर सबसे ज़्यादा पैरा, तब ऑर्थो, तब बेंजीन, और सबसे कम क्या? आपका मेटा वाला। तो आप ये तो समझ ही गए कि बेंजीन पर मौजूद ये OH ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर लगाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी GOC पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात समझने में देर नहीं लगेगी। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो फिनॉल में OH होता है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, एक बात। दूसरी बात, फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो वाटर से ज़्यादा है। चलेगा? यानी ये वाटर में आयोनाइज होकर के H देने की टेंडेंसी रखता है। फिनॉल का कॉमन यूज जो हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, पॉलीमर बनाने में किया जाता है, जैसे बैकलाइट वगैरह आपने सुना होगा, तो उन सब में करते हैं। चलिए इसकी कुछ कॉमन रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ आपसे, सबसे पहला रिएक्शन हमने लिया है फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ। ये एक तरीके से केमिकल टेस्ट भी है।
तो जब फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये देता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी भी है, व्हाइट पीपीटी भी होता है, चलेगा। ये व्हाइट पीपीटी भी होता है, आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं। पहले ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा और फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यही फिनॉल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया जाए तो चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसलिए फिनॉल ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एसिडिक नेचर होता है वो पैरा का ज्यादा होता है, ऑर्थो का कम होता है। यहां पर अगर आप मेजर प्रोडक्ट की बात बोलेंगे तो ऑर्थो मेजर होगा और पैरा माइनर होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी में ऑर्थो मेजर हो जाएगा, पैरा माइनर हो जाएगा। लेकिन वाटर सॉल्युबिलिटी अगर देखेंगे तो पैरा की ज्यादा होगी, ऑर्थो की कम होगी, क्योंकि पैरा क्या शो करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरीके से फिनॉल का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया जाए, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मिक्सचर बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो कि इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के थ्रू तोड़ देता है कई सारे कंपाउंड में। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं और साथ में बड़ी थोड़ी अमाउंट रिकवर्ड होती है किसकी? पिक्रिक एसिड की। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहा जाता है, चलेगा। अब हम फिनॉल का सल्फोनेशन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सल्फोनेशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लो टेम्परेचर पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर आता है। ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल जो बनेगा ये मेजर आएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर आता है। इसमें हमारा जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर आता है। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। आगे अगर हम देखें तो यही फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कलाइन मीडियम में कराएं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के साथ, तो आपने पकड़ लिया ये कपलिंग रिएक्शन है, ये फिनॉलिक कपलिंग है और इससे कलर डाइज बनती थी। बनेगा क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, जो कि कलर डाई है, कलर डाई, पिंक कलर डाई आती है। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो यहां पर आप देखें कि हमने फिनॉल का रिएक्शन पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराया और अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन कर दी। याद करिए कौन सी रिएक्शन है? जी हाँ, पकड़ लिया आपने, ये है रीमर टाइमन रिएक्शन। याद आया? रीमर टाइमन रिएक्शन। और रीमर टाइमन का कौन सा पार्ट? जब क्लोरोफॉर्म लेकर के चलते हैं तो इसको फॉर्माइलेशन कहते हैं। प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो और पैरा सल्फाल्डिहाइड, जिसमें कि मेजर कौन है? ऑर्थो सल्फाल्डिहाइड। माइनर कौन है? पैरा सल्फाल्डिहाइड माइनर है और ऑर्थो सल्फाल्डिहाइड मेजर है। ऑर्थो सल्फाल्डिहाइड क्यों मेजर है? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चलेगा, इसलिए ये मेजर है और वो माइनर है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH लें तो ये भी रीमर टाइमन रिएक्शन है, लेकिन ये कौन सा है? रीमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलेशन है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा? ऑर्थो पैरा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। यहाँ OH, ये कार्बोक्सिलिक ऑर्थो पर
और यही कार्बोक्सिलिक पैरा पर। तो इसमें मेजर कौन होगा? ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, और माइनर कौन होगा? पैरा सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जरा यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दो ऑर्थो और पैरा सल्फ्यूरिक एसिड में। ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पैरा सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक की कंपेयर कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड की कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो बेंजोइक एसिड है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, और जब ऑर्थो इफेक्ट काम करता है तो कोई किसी की नहीं सुनता, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। चलेगा, इवन दो इसका नेचर चाहे कैसा। अब अगले स्टेप में अगर हम लोग बढ़ें तो हमने क्या किया है कि फिनॉल का रिएक्शन पहले एक्वस NaOH के साथ का है। क्या फायदा होगा इसका कि हम इसे फेनॉक्साइड में बदल देंगे, और फिर CO2 के साथ कराया। तो आप तो जानते हैं कि CO2 एक बहुत अच्छा लीनियर इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप की एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री होगी? कार्बोक्सिलेट ग्रुप की एंट्री हो जाएगी, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे। लेकिन मेजर ऑर्थो होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो ये हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, और जब ये हाइड्रोजन को रिसीव करेगा तो ये ऑर्थोसल्फिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो क्या शो करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। चलेगा। इसी तरीके से अगली रिएक्शन भी बड़ी फेमस रिएक्शन है। आपने फिनॉल को पहले अल्कलाइन मीडियम में लिया, तो जब फिनॉल को अल्कलाइन मीडियम में लोगे तो फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड जो है वो यहाँ से वीक इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा, पकड़ करके सबसे पहले बनाता है OH CH2OH ये, और ये जब एक्सेस में लेकर के चलेंगे तो ये पॉलीमराइज होगा, नोवलैक में कन्वर्ट होगा, और नोवलैक फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? बेकेलाइट में, बेकेलाइट में बदलेगा। नोवलैक बेकेलाइट में बदल जाएगा। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं? अब फिर आगे बढ़े हम लोग। तो ये तो NaOH वाला हमने बता ही दिया, फिनॉलिक कपलिंग बताई दी, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कुछ रिएक्शन अभी और भी है, चलिए उनको भी डील कर लेते हैं फिनॉल की। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फिनॉल को निकल डस्ट की प्रेजेंस में या रैनी निकल के साथ में रिएक्ट कराया, तो ये जो फिनॉल वाला पार्ट है इसको ये साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनॉल में बदल देगा। ये बीच के पाई बॉन्ड को गायब कर देता है। यही अगर आपने जिंक डस्ट के साथ इसको हीट किया तो आप जानते हैं बेंजीन बन गई। हाँ, अगर फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करा दो तो सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट का एनायनिक पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो ये पहले सोडियम फिनॉक्साइड देगा, और ये सोडियम फिनॉक्साइड का एनायनिक पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, SN रिएक्शन देगा, बैक साइड अटैक होगा, और प्रोडक्ट हमारा ईथर बनेगा। एनिसॉल आप इसको यहाँ कह सकते हैं। ये बात पकड़ में आ गई। चलिए, इसी में अगर हम फिनॉल को ब्लू लिटमस पे ट्रीट करें तो याद रहे ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, तो ये एसिड का कैरेक्टर शो करता है, और ब्लू लिटमस को किस कलर का कर देता है? रेड कलर का कर देता है। अब यहीं पर हम स्कूटेन बाउमैन रिएक्शन की बात करें कि फिनॉल का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में कराएं या एनहाइड्राइड के साथ में कराएं, तो ये OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो ये कंपाउंड बनाता है इस रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा, वो ये कंपाउंड होता है OC डबल बॉन्ड OCH3। चलेगा, ये यहां पर बनता है।
और ये कंपाउंड बड़ा फेमस कंपाउंड है, आप इसे पहचान गए होंगे। ये फ्रीज रीअरेंजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये रीअरेंज होकर के ऑर्थो और पैरा एसिटोफिनॉल देगा। ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा तो दूसरा कौन सा बनेगा, यहीं पर पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ऑर्थो और पैरा एसिटोफिनोन है, फिनॉल डेरिवेटिव आप इसको बोल सकते हैं, चलेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक बात और देखेंगे, फिनॉल का टेस्ट। तो फिनॉल के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। पहला, अगर फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ फिनॉल वायलेट रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, वायलेट रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और अगर यही OH ग्रुप एलिफेटिक स्केलेटन से जुड़ा हुआ है तो आपको ये वायलेट कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स आपको तुरंत मिलता है। दूसरा बड़ा फेमस टेस्ट है लीवरमान टेस्ट, फिनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम करते क्या है कि फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला करके नाइट्राइट सॉल्ट के साथ में ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम नाइट्राइट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाता है। ये नाइट्रस एसिड फिनॉल के साथ रिएक्ट करके पैरा नाइट्रोसो फिनॉल का फॉर्मेशन करता है और ये पैरा नाइट्रोसो फिनॉल एसिडिक मीडियम में, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम में इंडोफिनॉल में कन्वर्ट होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर इंडोफिनॉल कहलाता है। ये जो किस कलर का होता है आपका, रेड कलर का होता है। और अगर इसी इंडोफिनॉल में एल्कली मिला दो, स्ट्रॉन्ग एल्कली मिला दो, NaOH या KOH को मिला दो, तो ये रेड कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोफिनोलेट। इसके बनने की वजह से ये किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, चलेगा। बोलो भाई, कर लोगे फिनॉल के बारे में। अब आते हैं अगले बेंजोनाइट डेरिवेटिव पर। अगर हम लोग नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन को हम लोग बेंजीन के नाइट्रेशन से यूजुअली बनाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसमें ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, किस इफेक्ट से, -I और -R दोनों से। और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो जल्दी होगा नहीं, और अगर होगा भी तो हीटिंग करने पर किस पोजीशन पर होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। बिकॉज इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अच्छी कहाँ होती है, आपका मेटा पोजीशन पर होती है, चलेगा। इन सारी बातों को आपने GOC में सीखा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा होगा। यहाँ तो हम केवल इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अगर आप नाइट्रोबेंजीन को ले लें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करें। तो प्रिपरेशन तो देख ही रहे हो, आपकी बेंजीन का रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो 333 कैलोरी पर, तो याद रहे प्रोडक्ट हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर बढ़ गया 373 केल्विन हो गया तो प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन नहीं बल्कि 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। ऐसे 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ध्यान रखिएगा जरा यहाँ पे इस टेम्परेचर को। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दें निकल कैटलिस्ट के द्वारा या निकल पैडियम के द्वारा, तो ये नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में बदल जाता है। ये एनिलीन में और एक कैटालिटिक रिडक्शन कहलाता है, चलेगा। वीकली एसिडिक मीडियम में आप निकल या पैलेडियम लेकर के चले तो ये एनिलीन में कन्वर्ट होता है। यही अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन टिन और HCl के साथ कराएं तो ये भी आपका एनिलीन देता है। और ये रिएक्शन NCERT में भी आपकी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं एनिलीन के प्रिपरेशन। इसी तरीके से नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर आयरन और HCl के साथ कराया गया तो भी ये एनिलीन देगा, ठीक है, तब भी ये एनिलीन देता है। अब अगर हम लोग
इसी नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएं, और जरा ध्यान दीजिएगा वीकली एसिडिक मीडियम में हमने कराया है। तो वीकली एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट होता है, ये एनिलीन में कन्वर्ट होता है, चलेगा। अब इसी नाइट्रोबेंजीन का हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक आयरन या ट्रांजिशनल मेटल। तो चूंकि ये मेटा डायरेक्टर है तो ये ब्रोमीनियम इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे लगाएगा ऐसे, नाइट्रो और यहां पर क्या आपका ब्रोमो, यानी बनेगा हमारा 1 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन, चलेगा। इसी तरीके से अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो होगा नहीं, इसको हीट करना पड़ेगा, और जब हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट में मेटा पोजीशन पर SO3H ग्रुप को लगाएगा। बोलो भाई। इसी तरीके से अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराया 363 केल्विन के आसपास, तो ऐसी स्थिति में ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन देगा या 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन हमको मिलेगी, चलेगा। ये तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन थी जिसको कि आप नाइट्रोबेंजीन के बारे में देख सकते हो। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जो आपको नाइट्रोबेंजीन की दिमाग में रखनी चाहिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर हम नाइट्रोबेंजीन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन पर आए, स्पेसिफिक रिएक्शन पर अगर हम आए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ 4 रिएक्शन आपको बताई है जो कि थोड़ा दिमाग में रखना है। सबसे पहला कि अगर नाइट्रोबेंजीन को सोडियम आर्सेनाइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करना, और सेकंड स्टेप पर प्रोटीक वर्कअप करें या एसिडिफिकेशन करें, तो ऐसी स्थिति में हमारा बनता है एजोऑक्सीबेंजीन, एजोऑक्सीबेंजीन बनती, ध्यान रहेगा इस बात को। यही नाइट्रोबेंजीन अगर अल्कलाइन मीडियम में जिंक मेटल के साथ यूज किया जाए, या हम रिड्यूसिंग एजेंट पहले स्टेप में LiLH4 THF या ईथर में ले लें और सेकंड स्टेप में प्रोटिक वर्कअप कर दें, तो ये नाइट्रोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा, ये जो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है यहाँ पर, ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का रिडक्शन है, ये कॉमन रिडक्शन नहीं है। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज एजोबेंजीन, और ये बड़ा ही कॉमन है ओलंपियाड वगैरह में, केमिस्ट्री ओलंपियाड में, KVYP में, NTSC में, इन सब में अक्सर पूछने को मिल जाता है, JEE मेंस में, क्योंकि आपको लगता है कि नाइट्रोबेंजीन है तो एनिलीन ही बनेगा, लेकिन इन केसेस में एनिलीन नहीं बनता, ध्यान रहेगा। तीसरा हमने लिया है कि अगर नाइट्रोबेंजीन को जिंक मेटल इन अल्कलाइन मीडियम में लें तब, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है हाइड्रेजोबेंजीन बनता है, हाइड्रेजोबेंजीन बनता है, चलेगा। और अगर यही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जाए स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, अगर केवल एसिडिक मीडियम कहता है एनिलीन बोल के निकल जाओ, लेकिन अगर सवाल में वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम कहता है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोबेंजीन पहले कन्वर्ट होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन में, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन में, और ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन हल्का सा हीट करने पर रीअरेंज हो जाता है और देता है पैरा एमिनोफिनॉल, पैरा एमिनोफिनॉल, ये देखिए ये है पैरा एमिनोफिनॉल। बोलो भाई, कर लोगे? तो इस पहले लेक्चर में हम लोगों ने 3 बेंजीन डेरिवेटिव को कवर किया, प्लेन बेंजीन को, साथ में फिनॉल को, फिर नाइट्रोबेंजीन को, और बाकी के हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आप लगातार चीज़ों को सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने डाउट्स सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बना रहे होंगे। अब तो NTA ने भी अपनी एक ऐप लॉन्च किया जिस पर वो डेली एक प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहा है, तो आप उसको भी बना रहे होंगे, और उसमें भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं पकड़ में आ रही होगी तो उसे आप हमसे जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं उस माध्यम से आप पूछ करके क्लियर कर रहे होंगे। तो बाल को
बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इस कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन में आप लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक भरपूर समय मिला हुआ है आपको अपने आप को अपडेट करने का। तो इस समय को मिस मत करिए और आप अपनी रैंक को जितना 1 की तरफ ले आ सकते हैं, और हो सके तो AIR 1 निकाल दीजिए। चलेगा? कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद बाबू।